नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना मनपसंद लाइव फोन इन कार्यक्रम है, जहां हम खेती किसानी और कृषि जगत से जुड़े हुए अलग अलग विषय लेकर आते हैं, ताकि उनके बारे में आपको हम अवेयर कर सकें, आपको जागरूक कर सकें, और साथ ही अगर आपकी कोई समस्या है, कोई जानकारी चाहते हैं, तो उसका भी जवाब ले सके अपने एक्सपर्ट के माध्यम से। तो आज के कौन से वो दो विषय हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपकी कॉल्स लेंगे, आइए डालते हैं नजर। आज का हमारा विषय है कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार, और इसके साथ ही हम बात करेंगे खरीफ मौसम में प्याज की खेती के बारे में। इन दोनों विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट रहेंगे, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। दो टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें, 1800-1130-660, दूसरा नंबर है 1800-1130-661, टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फोन उठाएं और इन दोनों ही विषय से जुड़े हुए अगर आपकी कोई आशंका है, कोई सवाल है, कोई जानकारी है जो आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे इन सवालों के जवाब देने के लिए और विषय पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें, हमारे साथ डॉक्टर एस.के. यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यादव कार्यक्रम में। आप प्रोफेसर हैं कृषि विद्यापीठ इग्नू में। बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से आपका। आप हमें बताएंगे कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार के बारे में, किस तरीके से जो हमारे युवा है जो कृषि क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें न सिर्फ सही जानकारी मिले और इसके अलावा स्वरोजगार कैसे इससे सृजन हो सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हमारे दूसरे जो मेहमान हैं डॉक्टर रजनीश मिश्रा जी हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप उप निदेशक हैं राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली में, और आपसे हम प्याज के बारे में समझेंगे कि प्याज की बुआई किस तरीके से करें, प्रजातियों का चुनाव कैसे करें, और इसके साथ साथ कौन कौन से अन्य कृषि क्रियाएं हैं जिसका ध्यान अगर हमारे किसान रखें तो अच्छी फसल, अच्छी प्याज उन्हें प्राप्त हो सकती है, उन्हें मिल सकती है। तो पूरा कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखें और तमाम जानकारी आप तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है, ताकि हमारे किसान जागरूक हों और इन नई जानकारियों के आधार पर आगे बढ़ें और ज्यादा प्रोग्रेस करें, विकास करें। चलिए अब हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर यादव, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कृषि शिक्षा के बारे में। देखिए, हम हाल फिलहाल में ट्रेंड भी देख रहे हैं। पिछले 2 सालों में हमने देखा है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर कृषि शिक्षा को लेकर काफी क्रेज है। युवाओं में काफी इसको लेकर हम देख रहे हैं कि एक तरीके से रुझान दिखाई दे रहा है, और एडमिशंस भी बढ़े हैं कृषि शिक्षा में, ऐसे कोर्सेज में ले रहे हैं किसान जो युवा हैं। क्या वजह लगती है इसके पीछे, और क्यों आज के समय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है? कृषि एक ऐसा विषय रहा है खास करके इस देश के लिए, जहाँ पर जो है सदियों से हमारा देश इसी एक माध्यम के द्वारा जाना जाता रहा है। बिल्कुल। आज भी भारत को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं। करीब 58 से 60% लोग जो है देश के कृषि पर निर्भर हैं। तो कहीं न कहीं कृषि शिक्षा का महत्व भी इसी से हम कोरिलेट करते हैं कि आज भी जो हमारे युवा हैं या जो ऐसे किसान भाई हैं जो कहीं पर अपने आप को नहीं रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कृषि में उनको बहुत सी संभावनाएं मिल रही हैं। पिछले 2-4 सालों में जब हमने देखा कि कोरोना का पीरियड और इससे संबंधित कृषि ही एक ऐसा व्यवसाय रहा है जो कई लोगों को रोजगार भी दिया, और सबसे बड़ी बात है लोगों को खाद्यान्न भी मिलते रहे हैं। और अलाइड सेक्टर जो थे उसमें भी हमने देखा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। खास करके एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें डेयरी पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और साथ ही साथ अब तो नई नई तकनीक का प्रयोग करके एक नए नए आयाम का जो है वो विकास हो रहा है, जिसमें शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है और करेगी भी। क्योंकि आगे आने वाले समय में जब हम देखेंगे तो जितनी भी तकनीक है, चाहे वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन तकनीक हो या कोई डिजिटल तकनीक हो, उसका जो माध्यम जो है वो हमारी कृषि शिक्षा को और ज़्यादा मजबूती से लोगों के समक्ष रखने में सक्षम है। जी। तो इसी संबंध में ही ये बातें निकल के आती हैं कि कहीं न कहीं लोगों का एक बार फिर रुझान इस कृषि शिक्षा के माध्यम से कृषि की तरफ बढ़ने का प्रयास दिख रहा है। और इसमें शिक्षा का जो रोल है, जो शिक्षा का जो दायित्व है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा आगे समय में। बिल्कुल। और जैसे कि हम कहते भी हैं कि आज की जो कृषि है, जो आज की खेती है, वो आधुनिक खेती है, नए दौर की खेती है, लेकिन ये सब संभव कैसे हो पाएगा जब तक ऐसे युवा सामने नहीं आएंगे, पढ़े लिखे युवा जो इस क्षेत्र, इसी सेक्टर में, इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हैं, नई जानकारियां, ताकि वो किसानों तक, यानी जो हम अक्सर कहते हैं कि लैब टू लैंड वाली बात, तो ये तभी संभव हो सकता है जब हम इस क्षेत्र में और ज्यादा फोकस करेंगे और हमारे युवा इससे जुड़ेंगे। आइए देखते से जुड़ी रिपोर्ट।
हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। ऐसे में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। कृषि में उच्च शिक्षा और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कृषि शिक्षा से युवा सशक्त तो बनेंगे ही, साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस समय देश में करीब 99 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 66 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनसे शिक्षा लेकर युवा खुद को स्वरोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। कृषि शिक्षा पाकर युवा अनाज, फल, सब्जियों, दूध से बने उत्पादों, नकदी फसलों, मछली पालन, मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। युवाओं को कृषि और कृषि शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार भी उनकी मदद कर रही है। सरकार ने भी देश के युवाओं और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और कृषि में उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश में स्किल इंडिया के साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं। डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए गांव के युवा अपने अपने आइडिया को लेकर आगे आए हैं। कृषि में नई नई तकनीकों के विकास के कारण अब युवा भी कृषि में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस बार के बजट में भी कृषि शिक्षा को लेकर घोषणा की गई है। कृषि विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने की बात बजट में कही गई। साथ ही विश्वविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रमों में बदलाव भी किया जाएगा। इससे छात्रों को आधुनिक खेती के बारे में बेहतर तरीके से अध्ययन करने में मदद मिलेगी। कृषि शिक्षा के विकास और विस्तार से न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकों और कृषि कार्यों को लेकर नए नए शोध होंगे, बल्कि देश के युवा की खेती में दिलचस्पी भी बढ़ेगी। तो अभी आपने कृषि शिक्षा और स्वरोजगार पर हमारी रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने बहुत सारी आपको बातें बताई। लेकिन अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, किसी विशेष कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, किसी ऐसी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है, तो हमारे साथ मेहमान हैं, ज़रूर अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे मेहमान जो है डॉक्टर रजनीश सर। अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हम प्याज की बात कर रहे हैं, तो अभी प्याज की स्थिति क्या है, किस तरीके से बुआई करें, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, कहीं कुछ क्रियाएं चलती, कहीं कुछ, तो अभी की स्थिति क्या है प्याज के हिसाब से? बिल्कुल, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में जून में बुवाई हो गई थी, उनकी नर्सरी लगभग 1 महीने से पुरानी हो चुकी है, उनके लिए क्रियाएं दूसरी होंगी। उत्तर भारत में अभी बुवाई शुरू हो रही हाँ, है, जी, तो दोनों में अलग अलग है। जिन लोगों को अभी बुवाई करना है तो उनके लिए सबसे पहले अच्छी प्रजातियों का चयन करना है। ऐसी प्रजातियां हो जो आपको भरपूर लाभ देती हो, और आपको उनके बीज जो खरीदना है वो हमेशा सरकारी संस्थाओं से और प्रमाणित विक्रय केंद्रों से ही बीज लेना है। बीज खरीदते समय ध्यान रखना है कि रसीद लेना ना भूलें, क्योंकि ये रसीद आपका अधिकार है। तो प्रजातियों के चयन के विषय में मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा और राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के द्वारा, नई दिल्ली के द्वारा प्रजाति की खरीफ मौसम के लिए उपयुक्त वैरायटियाँ विकसित की गई हैं, जिसमें एग्रीफाउंड डार्क रेड और L883 2 प्रजातियां हैं। ये पूरे देश में आप इसको लगा सकते हैं, बुवाई कर सकते हैं, और इनकी पैदावार आपको बहुत अच्छी मिलती है। अब ध्यान क्या रखना है, आपने प्रजाति का चयन कर लिया, अब भूमि का चयन है। भूमि का चयन सावधानी से करना है। ऐसा भूमि हमें चुनना है जो बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसमें अच्छा जल निकास होना चाहिए, क्योंकि खरीफ के मौसम में होता क्या है, बारिश ज्यादा होती है तो पानी रुकना नहीं चाहिए, बारिश होने के बाद पानी निकल जाने, यानी कि अच्छा जल निकास होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और देखिए, ये क्योंकि बलुई दोमट मिट्टी होती है तो ऐसे में जल निकासी की व्यवस्था भी जरूरी होनी चाहिए। और ये अगर हम प्याज की बात करें तो काफी सेंसिटिव भी रहती है, अगर ज्यादा पानी रुक गया तो फसल खराब हो जाती है। तो इसलिए इस बारे में विशेष तौर पर हमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको जल निकासी की व्यवस्था करनी, क्योंकि अभी बुआई का समय है और देखिए बहुत सारे क्षेत्रों में अभी बारिश हो रही है और अभी होगी भी। तो किस तरह की व्यवस्था करें आप अपने स्तर पर, बुआई को लेकर कौन सी विशेष बातें हैं, तमाम बातों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। फसल की बुआई के लिए
150 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। पूसा माधवी के कंद मध्यम से बड़े आकार के, चपटे, गोल और लाल रंग के होते हैं। इसके अलावा किसान पूसा रेड किस्म भी लगा सकते हैं। ये किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में लगाने इसके कंद मध्यम आकार के, चपटे, गोल और लाल रंग के होते हैं। फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 3 से 4 निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10 से 12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। बुआई और रोपाई के बाद फसल का कीटों और रोगों से बचाव करें। कीटों और रोगों का ज्यादा प्रकोप होने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। तो प्याज पर अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको भी बताया कि बीज दर क्या होना चाहिए, पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौध से पौध की दूरी क्या होनी चाहिए, सभी बातें हमने आपको बताई। इस पर हम और विस्तार से भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही अगर आपके कोई भी सवाल है दोनों ही विषय पर, यानी कृषि शिक्षा, स्वरोजगार पर, अगर आपको जानना चाहते हैं, किसी विशेष विषय के बारे में जानना चाहते हैं, किसी कोर्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ दाखिला लें, या फिर कुछ विशेष क्षेत्र है जिसमें आप बेहतर करना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कृषि क्षेत्र में इसके लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, तो इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे इस कार्यक्रम में। तो बस करना आपको ये है कि फोन उठाएं और हमारे जो 2 टोल फ्री नंबर है उन पर कॉल करें। और प्याज पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं डॉक्टर यादव, जैसे कि हम बता रहे हैं, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में की कि भाई जब हम ये सोच रहे हैं और हमारा जब ये विजन है कि हमें आधुनिक कृषि को बढ़ावा देना है और अगर हमें किसानों की आय में वृद्धि करनी है, तो एकमात्र फॉर्मूला यही है कि आज के दौर की जो कृषि है, जो आधुनिक कृषि वैज्ञानिक तरीके हैं, उन्हें किसान अपनाएं ताकि लागत कम लगे, श्रम कम लगे और मुनाफा ज्यादा हो और नए नए आयाम निकल के बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बताएं कि कृषि और शिक्षा और स्वरोजगार की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में किस तरह का संबंध है? जी देखिए, जो कृषि शिक्षा रही है हमारे देश में, अगर पुराने समय की भी बात करें तो हमेशा इसमें स्किल बिल्डिंग की बात कही गई है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आप शिक्षा लेते हैं तो आपको खेत में काम करके ही शिक्षा लेनी है। तो जब आपकी स्किल बिल्डिंग की हम बात करते हैं या आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि चूँकि खेती एक ऐसी चीज़ है जो केवल और केवल आपके श्रम पर नहीं निर्भर करती है, इसमें जलवायु का बहुत महत्वपूर्ण जो है वो रोल होता है। इसलिए आपको पूरे के पूरा तंत्र समझने की बात होती है और जहाँ पर जो क्रियाएं करनी चाहिए उन क्रियाओं के बारे में आपको कौशल विकास करना पड़ता है। कृषि शिक्षा के माध्यम से खेती में हमेशा एक आमूलचूल परिवर्तन देखा गया है, क्योंकि समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जब भी खेती में बदलाव आता है उसमें कहीं न कहीं एक अलग कौशल का जो है वो जन्म होता है और उस कौशल को हमारे वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया जाता है और उसी विकास को, जिसको हम तकनीक के रूप में कहते हैं, तकनीक को पुनः उसको किसानों को खेतों में दिया जाता है, जिसमें यदि आप समय रहते हुए ट्रेन होते हैं तो आप खेती को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि खेती में जो परिवर्तन आए हैं उसमें कहीं न कहीं कृषि शिक्षा का बहुत बड़ा जो है रोल रहा है जी। लेकिन समय के हिसाब से, जैसे मैंने बताया, जब आप खेती को एक प्रोफेशन के रूप में लेते हैं जिसमें सरकार का बहुत ज़्यादा सहयोग होता है, तो कहीं न कहीं परिवर्तन और ज़्यादा बड़े विराट रूप में दिखता है। और उसी का जो आजकल हमारे यहाँ जो खेती में या किसानी में लोगों की रुचि हो रही है, अभी तो बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं बहुत ज़्यादा रुचि है, लेकिन जो भी रुचि आ रही है एक खास करके नौजवानों के द्वारा इसमें स्टार्टअप्स लोग शुरू कर रहे हैं, उसके माध्यम से कृषि शिक्षा में एक नया दौर का जो है वो आगमन हो चुका है और उसके लिए हमें तैयार रहना है। देखिए, एक कॉलर भी जुड़ चुका है हमारे साथ। आज के हेलो किसान के पहले कॉलर हैं अनिल राठौर है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो जी अनिल जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। टेलीविजन पहले आप म्यूट कर दें। ओके जी, धन्यवाद। बताइए सवाल, बताएं अपना। मैम मेरा एक सवाल था मैम। हाँ बताइए। ओके मैम, मेरा सवाल कृषि से स्वरोजगार कैसे प्राप्त होगा और कहाँ से सारी जानकारी मिल पाएगी? आप समझ पाए? एक बार फिर से अनिल जी एक बार सवाल अपना दोबारा से बताएं, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पाई हम तक। मैम मेरा ये सवाल था कि कृषि से स्वरोजगार कैसे प्राप्त होगा, कृषि शिक्षा कैसे प्राप्त करें?
स्वरोजगार स्वरोजगार स्वरोजगार, अच्छा, कृषि शिक्षा से स्वरोजगार कैसे प्राप्त करें, यही सवाल है। हेलो अनिल जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं? हेलो अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारी आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन इनका सवाल पूरा हो चुका कृषि था। शिक्षा से स्वरोजगार में सबसे ज़्यादा सहायता होता है, क्योंकि ऐसा देखिए है कि जब आपके अंदर कौशल का विकास होगा तो आप सोचेंगे कि हमें किस क्षेत्र में क्या करना है। और देखिए हमेशा ये बात हमारे जितने भी दर्शक महोदय हैं उनसे हमारा निवेदन है कि कृषि शिक्षा में आप दाखिला लीजिए और ऐसा एक व्यवसाय सोच के लीजिए जो आपके क्षेत्र में प्रचलित है या आप जिसको कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसे बड़े सोच करके और कुछ ऐसा करें जिसमें आपका शिक्षा कहीं न कहीं उतना प्रयोग न हो पावे जितना कि यदि आप ऐसी शिक्षा लें, ऐसे क्षेत्र को टारगेट करें या ऐसे व्यवसाय को टारगेट करके अगर शिक्षा लेते हैं, क्योंकि आजकल तो शिक्षा जो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास कई आयाम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास संभावनाएं का भंडार पड़ा हुआ है। समस्या है कि आपको अपने स्तर पे चुनना है, सही तरीके को चुनना है, सही व्यवसाय को चुनना है और उससे संबंधित शिक्षा को प्राप्त करना है। जी जी एक कॉलर है, पहले उनका हम सवाल लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं हमारे साथ, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हाँ, जी बताएं, सवाल बताएं अपना। हेलो जी नंद स्वरूप जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना प्रश्न चाहता हूँ कि मौसम के चढ़ाव को देखते हुए अगर जो है प्याज की खेती के हिसाब से किस हिसाब से मौसम को देखते हुए प्याज की खेती कैसे करें, यही सवाल है आपका? जी सर। हेलो जी रजनीश जी बताइए, अब आवाज इनकी कट गई। जी, आपका सवाल मिल गया है। मौसम के हिसाब से प्याज की खेती कैसे करें? बिल्कुल, ये खरीफ का मौसम है, इसलिए हमें वो प्रजातियां चुननी है, पहले बताया है जैसे जो खरीफ में ही लगती हैं, ठीक है। तो उन प्रजातियों का चयन करना है और भूमि का चयन करते समय हमें याद रखना है कि हमारी जो खेत है वो थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए। अब जैसे भूमि की तैयारी के लिए आपको बताया गया था कि खेत क्या है, बलुई मिट्टी होनी चाहिए, दूसरा क्या, अच्छा जल निकास होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, खेत को समतल करते हैं जिससे कि पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी निकल जाए, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, क्यारियां बनाना है। क्यारियां कैसे बनाएंगे, जमीन से 15 सेंटीमीटर उठा के क्यारी बनाएंगे। एक क्यारी जो है वो 60 सेंटीमीटर चौड़ी होगी और उसकी लंबाई कितना होगी, 3 मीटर होगी, ठीक है ना। इस तरह की 100 क्यारियों की जरूरत पड़ती है 1 हेक्टेयर की नर्सरी बनाने के लिए, ठीक है। इस तरह आप नर्सरी के लिए क्यारी बनाएंगे और बीज डालने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, उस बीज को उपचारित करना है। वैसे तो बीज सभी उपचारित आते हैं, लेकिन फिर भी आपको बीज को उपचारित करना। उपचारित कैसे करेंगे, आपको थायरम लेना है। थायरम रसायन है, दुकानों पे मिल जाता है, उससे आप बीज उपचारित कर सकते हैं। आप ट्राइकोडर्मा से भी बीज उपचारित कर सकते हैं। अगर आप जैविक खेती में जा रहे हैं तो जैविक खेती में भी बहुत से आपके पास साधन है, उनसे बीज उपचार कर सकते। बीज को उपचार करना उतना ही जरूरी है जितना कि टीकाकरण किया जाता है बच्चों के लिए, तो बीज उपचार जरूर करें। उसके बाद आपको बुवाई करनी है। बुवाई कैसे करनी है, आपको उठी हुई क्यारी बनानी, जैसे मैंने कहा था 10 से 15 सेंटीमीटर उठा के बनानी है क्यारी, और उसमें मिट्टी को भुरभुरी कर लेना है और 2 किलोग्राम गोबर की खाद सड़ी हुई उसको महीन कर लें, पाउडर बना लें और उसको क्यारी में मिलाना है, ठीक है। इस तरह आप करेंगे, क्यारी बना लीजिए। उसके बाद आपको जो बीज डालना है वो हमें पंक्तियों में डालना है, यानी कि नालियों में डालना है। एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी कितना रहेगा, आपको 5 सेंटीमीटर रहेगा। और बीज बोते समय ध्यान रखना है, बीज 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपको गहरा नहीं करना है। ज़्यादा गहरा होने पे बीज देर में जमता है और कभी कभी नहीं भी जमता है। ये बातें ध्यान रखनी है। बुवाई के बाद आपको क्या करना है, पानी लगाना है। पानी लगाने से, सिंचाई करने से पहले आपको क्या करना है, आपको हल्का सा पुआल बिछा देना है, क्योंकि अगर आप पुआल नहीं बिछाएंगे, अगर आप पलवार ऊपर नहीं डालेंगे तो जब बारिश होगी तो आपका बीज पूरा बह जाएगा, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखना है। आपको
पलवार जरूर करना है, इसको मल्चिंग भी कहते हैं, आपको जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करते समय आपको ध्यान रखना है हजारे से सिंचाई करनी है, सीधे पाइप से सिंचाई नहीं करनी है। अगर आपके पास हजारा नहीं है तो कोई भी बर्तन लेके और हाथ थोड़ा आगे लगा लेंगे तो उसकी बरसात जैसे होती है तो बूंद बूंद करके पानी जाएगा, आपके प्याज का जो बीज है वो बहेगा नहीं, ठीक है। इस तरह सिंचाई करेंगे, 8-10 दिन में देखेंगे प्याज का बीज अंकुरित हो गया है। अंकुरित होने के बाद विशेष ध्यान रखनी है क्या कि अंकुरित होने के बाद आपको पुआल को हटा देना है। जो आपने धान के पुआल की मल्चिंग की है उसको आप हटा देंगे, ठीक है। अगर नहीं हटाएंगे तो जो अंकुरण है वो प्याज जो पुआल था उसके अंदर चला जाएगा और उसके बाद बीज आपका पूरा खराब हो जाएगा, हटा दीजिएगा। यानी यहाँ पर भी समय बहुत ध्यान रखना है कि कितने समय में आपको पुआल हटाना है, क्योंकि जो उसके फायदे के लिए अंकुरण के लिए आपने रखा था, अगर आप लंबे समय तक उसे छोड़ देंगे तो वही चीज आपके पौधों को खराब भी कर देगी, बर्बाद कर देगी। तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए खेती में पूरा खेल समय का होता है और इसीलिए हमारे एक्सपर्ट भी आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ गलती होने की आशंका है और उसे हमें नहीं करना है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर अभी अभी आप हेलो किसान से जुड़ रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज हम बात कर रहे हैं कृषि शिक्षा और स्वरोजगार के बारे में और साथ ही प्याज की खेती के बारे में। आपके कोई भी सवाल है इससे जुड़े हुए आप हमें कॉल कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और एक कॉलर है गिरिराज जी हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं, मध्य प्रदेश से हमारे कॉलर हैं। गिरिराज जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो गिरिराज जी, पहले टेलीविजन आप म्यूट कर दें। आई बात करते हैं, मध्य प्रदेश से हमारे कॉलर है। गिरिराज जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो जी गिरिराज जी, पहले टेलीविजन को आप म्यूट कर दें। हेलो जी जी हेलो गिरिराज जी, पहले टेलीविजन को आप म्यूट कर दें। हेलो जी गिरिराज जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो प्याज की अच्छी किस्म कौन सी है। प्याज की अच्छी किस्में कौन सी हैं। प्याज की जो अच्छी किस्में हैं वो मैंने आपको बताया था, एग्री फाउंड डार्क रेड और पूसा रेड भी है और आपके शोध केंद्रों के द्वारा ये मध्य प्रदेश में उपलब्ध भी कराई जा रही है। इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा है, इसलिए एग्री फाउंड डार्क रेड है, पूसा रेड है, उनको आप आराम से ले सकते हैं। दूसरा अभी नई प्रजाति आने वाली है, अभी L883 है, उसको भी आप लगा सकते हैं और आप खरीफ के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्याज लगाइए और आपको अधिक लाभ होगा। जी आइए अब बात कर लेते हैं कृषि शिक्षा पर, लेकिन प्याज से जुड़े अगर आपके और भी कोई सवाल है तो ज़रूर हमें कॉल करें। टोल फ्री नंबर लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और डॉक्टर यादव, जैसे हम कृषि शिक्षा की बात करें और आपने बताया कि किस तरीके से काफ़ी इसमें रुझान बढ़ रहा है युवाओं का खासतौर पर, और यह समय की ज़रूरत भी है। जिस तरीके से हम कृषि के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि कई बदलाव हो रहे हैं और सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। अब जो दर्शक हमें देख रहे हैं या फिर कोई युवा देख रहा है जो जिसका इंटरेस्ट इस फील्ड में, लेकिन उसे ये नहीं समझ आता कि इतने सारे कोर्सेज हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैसे वो समझें कि किस कोर्स में उसे एडमिशन लेना चाहिए, इसका चुनाव किस तरीके से करें। देखिए, मैंने अभी बताया था कि चुनाव करने से पहले आपको खुद मंथन करना पड़ेगा कि आप
कृषि के किस आयाम के माध्यम से अपना रोजगार बनाना चाहते जैसे हैं। होता अक्सर यही है कि युवा देखते हैं कि किसमें स्कोप ज्यादा हाँ, है, कौन क्योंकि से यहाँ कोर्स हम ज्यादा पॉपुलर हैं। एक्चुअली हम स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको स्टार्टअप के रूप में चलना, जो कि भारत सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, और अगर स्टार्टअप का नंबर देखा जाए, संख्या देखी जाए, तो शायद सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो है कृषि में ही है। तो उस तथ्य को ध्यान देते हुए यदि आप शुरू करना चाहते हैं कोई भी छोटा व्यवसाय या बड़ा व्यवसाय या स्टार्टअप के माध्यम से, तो आपको वो पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं, जहां आपके रॉ मटेरियल पूरे मिल जाएं, जो यहाँ पूरा आपका बाजार हो, खपत हो जाए, डिमांड और सप्लाई का जो है पूरा खेल होता है। तो उससे संबंधित पाठ्यक्रम आप चुन सकते हैं। हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में काम करते हैं, तो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो पाठ्यक्रम बनाए गए हैं उनका आप चुनाव ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, और ये ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो दूरस्थ शिक्षा माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, किसी एक क्लासरूम में नहीं जाना, बल्कि एक तरीके से कहा जाए तो विश्वविद्यालय खुद आपके द्वार पे उपस्थित रहेगा, आएगा। तो अपने कार्यों को करने के साथ साथ अगर पढ़ाई का माध्यम आपको मिल जाए, पढ़ाई का तरीका मिल जाए, तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप डिग्री कोर्सेज करना चाहते हैं कृषि में, तो हमारे पास 65 से 70 विश्वविद्यालय हैं इस समय, जिनके माध्यम से आप कृषि का शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। चाहे वहाँ पर आप अंडर ग्रेजुएट करें या पोस्ट ग्रेजुएट करें या आप डॉक्टरेट करें। तो कृषि का जो शिक्षा का जो पूरा का पूरा संस्थानों का जो एक तरीके से हमारे पास नेटवर्क है पूरे देश में, वो इसके अलावा कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय हैं जिनमें 1 या 2 डिपार्टमेंट कृषि से संबंधित, वहाँ भी आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, जो तंत्र है, वो आप उसका चुनाव कर सकते हैं, और सारा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जी, ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। देखिए, अब सब कुछ आपको कहीं नहीं भटकना, किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, सब कुछ ऑनलाइन आपके लिए उपलब्ध है। बस कई बार एक डायरेक्शन मिलने की कमी हो जाती है, ज़रूरत होती है, तो वो हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। एक कॉलर है सुरेंद्र कुमार है, जिन्होंने भागलपुर बिहार से हमें कॉल किया है। सुरेंद्र जी बताइए। जी नमस्कार, सवाल बताएं अपना। हम बता रहे हैं मैडम कि जब हम प्याज की बीज को अंकुरन हो जाते हैं, उसके बाद जब पौधा बढ़ने लगते हैं, तब उसके पौधे 50% खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, या क्या उसमें क्या सावधानी हम बरतें? ठीक है सुरेंद्र जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या वजह हो सकती है? डॉक्टर रजनीश जैसे बता रहे हैं कि 50% तक उनके जो पौधे हैं वो खराब हो जाते हैं। बिल्कुल, आपको ध्यान, मैंने शुरू में बताया था, आपको सबसे पहले क्या करना है, बीज उपचार जरूर करना है। ठीक है ना? अगर आपका बीज उपचार किया हुआ है, बीज उपचारित है, तो आपके पौधों के सूखने की संभावना कम है। ठीक है। दूसरा, पहले बताया गया क्योंकि हम नर्सरी जो खरीफ मौसम में लगा रहे, इसलिए अच्छा जल निकास भी होना चाहिए। ठीक है। और पौधों को जो बीज बोएंगे वो पंक्तियों में बोएंगे, यानी कि थोड़ा दूर दूर बोएंगे। जब पौधे घने हो जाते हैं तो आर्द्रगलन हो जाता है। ठीक है। उसके कारण पौधे सूखने लगते हैं। आर्द्रगलन के लिए आपको क्या करना है, कार्बाडाजिम या बेबिस्टीन जो ट्रेड नेम है, मार्केट में आप मिलता है, 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के आप उसकी ड्रेंचिंग करेंगे तो ये आर्द्रगलन नहीं होगा। ठीक है। और वो पौधे आपके सूखेंगे नहीं, ध्यान रखना है। और पानी नहीं भरना चाहिए कभी भी। ठीक है। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो पौधे आपके नहीं सूखेंगे। जी जी, तो हो सकता है कि बीजोपचार उस तरीके से नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन डॉक्टर रजनीश, हम ये भी देखते हैं कि आजकल तो जो बीज मिलते हैं वो भी उपचारित होते हैं पहले से। बिल्कुल। तो क्या इन्होंने उपचारित बीज नहीं लिए हैं, या फिर जो उपचारित बीज होते हैं उन्हें फिर से उपचार करने की जरूरत होती है? कर सकते हैं, कोई हानि नहीं है। तो आपके लिए क्या है, थायरम या कैप्टन 2 ग्राम लेना है। और कितने बीज के लिए? 1 केजी बीज के लिए। उसको आप उपचारित कर लेंगे। उपचारित करते समय आप कोई लोहे का बर्तन नहीं लेंगे, प्लास्टिक का गमला लीजिए, उसमें आप बीज रख लीजिए थैली से निकाल के, और उस आप जो कैप्टन और थायरम बताया गया 2 ग्राम डाल के आप उसको ग्लव्स पहन लीजिए, हाथ से मत करिएगा, और उपचारित करके आप बीज को बो सकते हैं। जी डॉक्टर यादव, कृषि शिक्षा की हम बात कर लेते हैं। देखिए, आज क्योंकि हमारा विषय है कृषि शिक्षा और स्वरोजगार। स्वरोजगार मतलब आपको कहीं नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है, आपका अपना काम होगा। तो
अब सबसे पहले तो ये समझना है कि जो भी हमारा युवा है या फिर जो भी स्वरोजगार के बारे में विचार कर रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में, तो पहले उन्हें क्या मतलब पढ़ाई कर लेनी चाहिए, उसके बाद विचार करें या फिर अवसर तलाश करें जैसे आमतौर पर हम करते हैं, या फिर पहले अपना खाका तैयार कर ले, अपना दिमाग बिल्कुल तैयार कर ले कि ये स्टार्टअप है, ये कृषि के क्षेत्र से जुड़ा स्वरोजगार है जिसे मुझे जमाना है और इसके लिए मुझे अभी पढ़ाई करनी है। जी देखिए, ये प्रश्न तो बहुत विराट प्रश्न है। इसमें हमारे युवा वर्ग जो हैं या कोई भी हो, जो भी, चाहे वो हमारे किसान भाई हों या युवा वर्ग, जब भी कोई व्यवसाय करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें बाजार क्या है, मतलब बाजार में क्या करना है, क्योंकि सारा खेल बाजार का है। अगर और एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस होते हैं, कृषि के जो प्रोड्यूस होते हैं, वो पेरिसेबल हैं, मतलब उनको ज़्यादा दिन तक आप रख नहीं सकते, चाहे वो किसी फॉर्म में हो। प्रोसेसिंग करके थोड़े दिन रखा जा सकता है प्रसंस्करण, लेकिन वो उसका भी बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये चुनना है कि हम किस आयाम को चुनते हैं और उसको किस माध्यम से हम बढ़ाना चाहते हैं। अभी किस तरह के कोर्सेज की ज्यादा मांग है जिसमें संभावनाएं ज्यादा? आजकल ज्यादातर देखिए फूड प्रोसेसिंग से, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित, जैविक खेती से संबंधित, खेती बिल्कुल, और कहीं न कहीं थोड़े बहुत जो है हमारे डेयरी से संबंधित भी कोर्सेज का जो है लोगों में जागरूकता है। मैं ये बताना चाह रहा था कि आजकल जो बाजार है वो ज्यादातर जो ट्रेडिंग हो रही है, जो व्यवसाय हो रहा है, वो ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। तो ऑनलाइन भी एक विकल्प आपके समक्ष है कि आप उसके माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को आप सब कंज्यूमर तक, उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको देखना है कि हमारा इंटरेस्ट और हमारे पास जो शुरुआती दौर की जो जानकारी होती है वो किस क्षेत्र में है, क्योंकि जो आपके पास जानकारी होगी, चाहे वो अपने परिवार से हो, अपने जो व्यवसाय से हो या अपने इंटरेस्ट से हो, उसी माध्यम को लेके आगे बढ़ना है आपको। जी बिल्कुल। एक कॉलर है, ब्रजेश यादव है, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी ब्रजेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी नमस्कार, सवाल बताएं। जी मैडम, ये पूछ रहा था कि प्याज की रुपाई कब करना है और कौन सा प्याज बोना है जिससे उत्पादन अधिक मिले? ठीक है, आप मध्य प्रदेश से हैं सर, क्या बताना चाहेंगे? हमारे दर्शक के मध्य प्रदेश से हैं, अच्छा उत्पादन मिले, प्याज की बुआई कब करें? जो प्याज की बुआई है, आप मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, तो राजगढ़ से जी, राजगढ़ ना, तो आपके यहाँ तो बुवाई शुरू हो चुकी है, ठीक है। अगर आपने अभी तक प्याज की बुवाई शुरू नहीं की है तो आप शीघ्र से शीघ्र बीज लें, प्रमाणित बीज लें और उसकी बुवाई जो है तुरंत कर दें, ठीक है। क्योंकि खरीफ के मौसम की जो प्याज की नर्सरी है उसको तैयार होने के लिए, पौध को तैयार होने के लिए 6 से 7 हफ्ते लगते हैं, ठीक है, जबकि रबी में 8 से 9 लग जाते हैं। तो आपको ये जल्दी से जल्दी बीज बो देना है और जैसा मैंने बताया उसी तरह क्यारी बनाना है, बीज को उपचारित जरूर करना है और मल्चिंग भी करना है और पंक्तियों में बीज बोना है, ठीक है। अच्छा जल निकास करना है और वैरायटी मैंने आपको पहले प्रजातियों के बारे में बताया था, आप एग्रीफाउंड डार्क रेड भी लगा सकते हैं, ठीक है, और भीमा सुपर भी लगा सकते हैं और पूसा रेड भी लगा सकते हैं, वैरायटियां हैं, ठीक है, जो आपके क्षेत्रों में अच्छी उत्पादन देती हैं। इसलिए आप देर ना करिए, जितना जल्दी हो बुआई का काम शुरू कर दीजिए। जी जी बिल्कुल। तो देखिए आपके क्षेत्र में बुआई शुरू हो चुकी है और सही समय पर आपने यहाँ पर हमें कॉल किया तक, क्योंकि देरी ना हो, अगर आप वाकई में प्याज की फसल लेना चाहते हैं तो ये सही समय चल रहा है अभी। इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी और आपकी कॉल्स का भी हमें इंतजार है। छोटा सा ब्रेक। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों,
जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं कृषि शिक्षा और स्वरोजगार की, और साथ ही कैसे करें प्याज की खेती। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनका हम पहले सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। अपना सवाल बताएं। सुरजीत जी हमारे साथ बिहार से, बताएं सवाल बताएं। तो प्याज के बारे में जी। हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर मैडम जी, प्याज के बारे में पूछना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं प्याज के बारे में? प्याज का जो हम लोग दिसंबर में प्याज का खेती करते हैं मैडम जी, प्याज का हम लोग खेती करते हैं दिसंबर में। प्याज का जो हम लोग का जो बाहरी जो पत्ती होता है ना, वो ऊपर से बाहरी पत्ता पूरा उसका पत्ती से मैंने पूरा पुआल जैसा लाल हो जाता है। ठीक है सर, क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है वो शरद ऋतु यानी शीत ऋतु में रबी के मौसम में होने वाली प्याज से संबंधित है। कोई बात नहीं, हम लोग उसका भी आपको जवाब देंगे, ठीक है ना। ये जो आपकी जो बीमारी है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंकोजेब दवा आती है, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के आपको छिड़काव करना है। ध्यान रखना है क्योंकि जो प्याज की पत्तियां होती हैं चिकनी होती हैं, ठीक है, उसमें कोई दवा रुकती नहीं है, इसलिए आपको एक टंकी में 9 ml यानी कि 9 मिलीलीटर स्टिकर का इस्तेमाल जरूर करना है। आपको शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, आप स्टिकर ही लीजिएगा, क्योंकि शैम्पू से दवा का जो वितरण है वो पत्ती पे समान रूप से नहीं होता है। तो आप स्टिकर का इस्तेमाल करिएगा। और मैंकोजेब को क्या करना है, 2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा से आप इस्तेमाल करिए। 15 दिन बाद दूसरा स्प्रे कर दीजिएगा। और जल निकास का ध्यान रखिएगा, पानी खेत में रुकना नहीं चाहिए, आपकी प्याज अच्छी बनेगी। जी जी बिल्कुल। और अगर और भी कोई सवाल है कृषि शिक्षा या फिर प्याज के बारे में तो ज़रूर हमें कॉल करें। अभी समय बाकी है और हमारा मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स के हम सवाल लें और उनका जवाब दे सके। अब मैं सर आपसे समझना चाहूँगी डॉक्टर यादव, जैसे कि हम कृषि शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसमें किस किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर हमारे जो किसान हैं या फिर जो युवा हैं जो कृषि शिक्षा के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ का रुख कर सकते हैं? देखिए, मैंने बताया कि विश्वविद्यालय तो हमारे देश में हैं 65 करीब, और इसके साथ साथ और अनेक विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर कृषि की शिक्षा होती है अन्य विषयों के साथ साथ। ये जो विश्वविद्यालय हैं 65, ये शुद्ध रूप से कृषि से संबंधित शिक्षा देते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस भी हमारे देश में हैं जिसमें करीब करीब 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हर साल एडमिशन लेते हैं, जहाँ भी कृषि शिक्षा दी जाती है। मैं एक आपको सबसे जो सुलभ इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि हमारे देश में हर एक जिला में एक कृषि विज्ञान केंद्र बनाया गया है। भारतीय कृषि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा ICAR जिसको कहते हैं, उसके द्वारा हर एक जिले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र है। अगर जिला बहुत बड़ा है तो उसमें कहीं कहीं जगहों पे 2 भी हैं। जी जी। या दुर्गम स्थान है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जगह स्टेट्स के जगह होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो वहाँ आप जाकर के अपने किसी भी
अपने क्षेत्र से संबंधित कृषि के आयाम से संबंधित ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। एक तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं जी। अगर कोई, और ये सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं शायद? नहीं, इसमें आपको बहुत शॉर्ट टर्म नीड बेस्ड ट्रेनिंग होती हैं, जिसमें मिनिमम 10 दिन की, 15 दिन की, 3 दिन की ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो लोग कभी कभी कृषि के जो समय के हिसाब से जो कार्यक्रम होते हैं, जो उनके जलवायु के हिसाब से जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें खुद के कृषि विज्ञान केंद्र ऐसे जो ज़रूरत की आपको इंफॉर्मेशन या स्किल की ज़रूरत होती है उससे संबंधित ट्रेनिंग प्रोग्राम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं। और अगर आपको खुद कुछ किसी एक निर्धारित कौशल विकास या निर्धारित इंफॉर्मेशन से संबंधित कोई अगर इंफॉर्मेशन लेनी है, अपने आप को ट्रेन करना, तो आप खुद कृषि विज्ञान केंद्र के पास जा सकते हैं। और मैं तो सबसे निवेदन करता हूं कि कृषि में व्यवसायीकरण का जो एक दौर अभी शुरू हो रहा है, उसको अगर और गति से बढ़ाना है तो शायद कृषि विज्ञान केंद्र उसमें बहुत बड़े रोल प्ले कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र अब काफी एक्टिव भी हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि किसानों तक वो तो पहुंच ही रहे हैं, किसान भी कृषि विज्ञान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। आमतौर पर पहले ये होता था कि बहुत ज्यादा किसानों को भी जानकारी नहीं होती थी कि इस तरह के केंद्र बने हुए जहां पर उन्हें ऐसी जानकारियां मिल सकती हैं। तो अब देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार कृषि के क्षेत्र की या फिर कृषि शिक्षा की बात करें तो इसका विस्तार होता जा रहा है, हालांकि आयाम और रूप भले अलग अलग है। एक दर्शक है, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो। हाँ जी नमस्कार, दुर्गा प्रसाद जी, आप हमें देवास मध्य प्रदेश से कॉल कर रहे हैं, बताइए सवाल क्या है? वो जैसे लगाते हैं प्याज, हाँ तो मैम वो प्याज लगाने के बाद जैसे कि उसमें सड़न फफूंद आ जाती है और जैसे ज्यादा स्टॉक रखो तो सड़न मतलब ठीक है, सड़न और फफूंद की समस्या की आप बात कर रहे हैं तो, सर क्या हाँ जी, हाँ ठीक है। आप ये लगाते टाइम बताएं, लगाने के कुछ समय बाद ऐसी समस्या आती है, तो ये किसी तरह का संक्रमण है या फिर आर्द्रता की वजह से होता है, क्या बताना चाहेंगे सर? बिल्कुल, ये आर्द्रता की वजह से पहले बताया गया है। किसान भाइयों, प्लीज आप जल निकास का उचित प्रबंधन जरूर करें। अगर नहीं करेंगे, प्याज का पौधा बहुत ही कोमल होता है और वो सड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, उस सड़ने से बचाने के लिए आपको भूमि उपचार, बीज उपचार और पौध उपचार भी करते हैं। तो मुझे लग रहा है आपकी जो समस्या है, जो आपकी परेशानी है, जो रोग है, वो रोपाई के बाद आता होगा। ठीक है, वही बता रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको ड्रेंचिंग करनी है जब भी आपको लगे कि पौधे सड़ रहे हैं, और आपको क्या करना है, 5 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जरूर करना है। ये किस तरह का इस्तेमाल का, जैसे आपने ड्रेंचिंग बताया, तो कैसे करें हमारे किसान, ये तो बताएं। तो भूमि की जब तैयारी करते हैं उस समय 5 किलो ट्राइकोडर्मा, ठीक है, उसको आपको मिट्टी में मिलाना है। ठीक है, और ड्रेंचिंग के लिए मैं बताना चाह रहा था कि आप कार्बन डेंजिम है जो बेविस्टिन के नाम से मिलता है, आप मार्केट में ले लें, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के और पौधों की जड़ों में उसको आप छिड़काव करें, सिंचाई की तरह उसको पानी दें, वो दवा उसके जड़ों में जाएगी, तो आपकी बीमारी जो है वो कंट्रोल में हो जाएगी। लेकिन पानी कभी खेत में रुकना नहीं चाहिए, अगर रुकेगा तो फिर ये ड्रेंचिंग भी कभी कभी काम में नहीं आती है। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज और महत्वपूर्ण चीज इसके बारे में हमें सर लगातार बता रहे हैं कि खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए, और प्याज में इतना समय भी नहीं आपको मिलता, और अगर पानी रुक गया तो बहुत जल्दी जो फसल है वो खराब होने का डर रहता है। और जो आप बता रहे हैं कि फफूंद वगैरह लगना, अक्सर ये अधिक मॉइस्चर की वजह से भी समस्या आ सकती है, तो यहाँ पर सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया?
सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर यादव, मैं कृषि शिक्षा पर अब आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप खुद इग्नू से हैं, तो किस किस तरह के कोर्सेज हैं, क्या एडमिशन ओपन है, और अगर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो किसी विशेष कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्या बताना चाहेंगे? जी, हमारे विश्वविद्यालय द्वारा कृषि शिक्षा से संबंधित करीब 18 कोर्सेज अभी वर्तमान समय में उपलब्ध कराया गया है। और ये जितने भी कोर्स हैं हमारे, इसमें हमारे पास एमएससी भी है, डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ऐसे डिप्लोमा, हमारे पास 2 तरीके के डिप्लोमा हैं। एक तो जो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा बोलते हैं, जिसमें +2 पास होकर के कोई भी एडमिशन ले सकते हैं। वो सर्टिफिकेट के को और नहीं, वो डिप्लोमा जो 1 साल के होते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऐसे कोर्स हैं जिसमें आपको मिनिमम जो अर्हता होती है वो ग्रेजुएशन होती है। दूसरे हमारे पास सर्टिफिकेट हैं, तीसरे तरीके के जो कोर्स है उसमें 6 महीने का कोर्स है, जैसे सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रमाण पत्र कोर्सेज जिनको हम बोलते हैं। हमारे पास पोल्ट्री से भी संबंधित है, सेरिकल्चर से भी है, वाटर हार्वेस्टिंग से भी संबंधित है, और जैविक खेती है, और साथ ही साथ हम मधुमक्खी पालन में भी कोर्सेज दे रहे हैं। जी जी। साथ ही साथ अगर आप और ज़्यादा अपने शिक्षा को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमारे पास डेयरी साइंस में जो है डॉक्टरेट की भी डिग्री है। अच्छा। जैसे बहुत से हमारे दर्शक ये जानते होंगे या कहीं नौकरी करते होंगे जो एमएससी करके करते हैं और वो पुनः अपने डिग्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डॉक्टरेट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो विश्वविद्यालय हमारा केवल अभी वर्तमान में डेयरी में जो है वो डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी का जो है वो उपलब्ध करा रहा है, और इसका आप लाभ ले सकते हैं। जी 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 जी। और जी जी सर, आप कुछ बताना चाहेंगे सर, क्योंकि बस अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया। प्याज के जो दर्शक हैं जो प्याज की खेती करना चाहते हैं। जी जी, 6 से 7 हफ्ते में प्याज की नर्सरी तैयार हो जाती है। उसके बाद आपको मुख्य खेत की तैयारी करनी है, और उसकी तैयारी करने के बाद आपको फिर क्यारियाँ बनानी है, उठी हुई अच्छा जल निकास करना है, और आपको पौध से पौध 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन 15 सेंटीमीटर हो प्याज की रोपाई कर लेनी है। उसके बाद ध्यान ये रखना है पानी नहीं भरना चाहिए। अच्छे से आप ध्यान रखें कि पोषक तत्वों का जो इस्तेमाल करना है वो जो आपने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाया होगा उसमें रिकमेंडेशन होगी, कृषि विज्ञान केंद्र होंगे, उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन है उसी को पालन करना। अच्छा, एक सवाल है उत्तर प्रदेश से आशीष सिंह है, उन्होंने भेजा है। आप दोनों मेहमानों में से जो भी इसके बारे में जवाब देना चाहे। हमने एफपीओ बनाया हुआ है, मिट्टी जांच केंद्र खोलना चाहते हैं, कैसे खुलेगा? ये भी थोड़ा मुझे लगता है स्वरोजगार से जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए ऐसा है, मिट्टी जांच केंद्र पहले तो अपने आप को ट्रेन करें, कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता लें, और सरकार से उपलब्ध जो भी इसमें इक्विपमेंट्स उनको मिलते हैं या जो इनको सब्सिडीज हो या जैसे भी हो उनसे संबंधित उनसे पैसे लेकर के आप खोल सकते हैं। लेकिन ये है कि अपना जो संबंध है वो किसी न किसी सरकारी संस्था से जरूर रखें।
जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए, किसानों के सवालों के जवाब भी देने के लिए और कृषि शिक्षा और स्वरोजगार के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। और सर आपने भी जैसे कि प्याज की खेती के बारे में बताया, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीज़ें हमने जैसे सवाल भी देखे हैं कि किसान शायद नहीं समझ पाते कि क्यों ये समस्याएं आ रही है, तो समाधान होना और जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी के साथ ही हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि अगले अंक का हमारा विषय क्या होगा। अगले अंक का विषय है खरीफ फसल में उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग और साथ ही गन्ने की उपज के लिए फसल प्रबंधन। इससे जुड़े मेहमान हमारे साथ होंगे अगले हमारे अंक में। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कोई सुझाव है तो आपके सुझाव का भी स्वागत है। helokisan2015@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। अगर आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा, जहां आप मैसेंजर के माध्यम से या फिर वॉल पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इससे भी आसान तरीका है, डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप कॉल करें, अपने सवाल इसमें रिकॉर्ड करें, जिन्हें हम विशेषज्ञों के सामने रखेंगे और उनका जवाब लेंगे। और एक और जानकारी आपको दे दें कि हेलो किसान आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को आप स्कैन करें और जुड़ जाए डीडी किसान के यूट्यूब चैनल से, जहाँ पर हेलो किसान के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। इसी एपिसोड को आप दोबारा देखना चाहते हैं, बीच में से कोई और जानकारी चाहते हैं, तो भी आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।